और स्टॉक्स में अंशुल सर आज हमारा जो फोकस है वो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर है जहां पे म्यूचुअल फंड्स का जो भरोसा है वो घटता हुआ दिखा, या फिर जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम करी है। उससे ये इंडिकेशन हम देना चाह रहे हैं कि क्या जहां पर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी कम करी या फिर स्टेक कट किया है, क्या हमें भी उससे दूरी बनानी चाहिए, या हमारे अगर पोर्टफोलियो में है या हम अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो हमें भी उन स्टॉक से अपना भरोसा कम करके दूसरे स्टॉक्स पर शिफ्ट करना चाहिए। कुछ मैं डेटा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ सर। फरवरी में अगर हम देखें जो एमफी का डेटा आता है हर महीने, उसके मुताबिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है वो 26% घटता हुआ दिखा है। 29,303 करोड़ का नंबर हमने देखा। जनवरी का नंबर ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ था, तो वहां से आप देखेंगे तो 26% का ड्रॉप हमने देखा है। और 30 से ज्यादा कंपनियां ऐसी है जहां पे म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के महीने में अपनी हिस्सेदारी या तो पूरी तरह बेची है या फिर उसे कम किया है। और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है इंडसइंड बैंक का। थोड़े कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने स्मार्टली इस बैंक को प्ले किया है। ये जो पूरा डेरिवेटिव्स में इन्होंने डिस्क्रिपेंसीज की खबर दी थी, खुलासा किया था, उससे पहले जो फरवरी में जो बिकवाली है कुछ म्यूचुअल फंड्स की ओर से हुई है। मैं उनके नाम आपको बताता हूँ, कहाँ कहाँ बिकवाली हुई, किन म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है, कहाँ खरीदारी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इंडसइंड बैंक के अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडिगो, आईटीसी होटल्स, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये कुछ टॉप ऐसे बिकवाली वाले स्टॉक्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि 700 करोड़ से लेकर 750 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ रुपए की जो बिकवाली है वो हमने फरवरी के महीने में ही बनती हुई देखी है। अब पहले इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी में 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की है इस शेयर की। अगर हम बात करें अकाउंटिंग से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं उसकी घोषणा से पहले ही ये बिकवाली की गई थी। और खासतौर पे आप देखें जो स्मार्ट मूव्स लिए गए हैं वो कोटक म्यूचुअल फंड की ओर से 150 करोड़ रुपए की, माफ कीजिए, 510 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई। 126 करोड़ बिकवाली नंबर है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का। ये दो फंड हाउसेस हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट आप देखेंगे 650 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड ने फरवरी में इस बैंक के 305 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। तो एक नाम ऐसा भी है म्यूचुअल फंड हाउसेस में जिन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, जिस तरह से स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिखा था। लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस करीब 1381 करोड़ की बिकवाली, 1283 करोड़ का नंबर इंडिगो में, आईटीसी होटल्स में 1000 करोड़ से ज्यादा की म्यूचुअल फंड्स की, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में भी 742 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो बिकवाली का नंबर है वो हमने इस बार बनता हुआ दिखा है। कुछ और भी कंपनियां हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा अंशुल सर। लेकिन पहले तो ये बताइए सर, ये जो नंबर आया है इसको कैसे रीड करना चाहिए, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं या फिर शेयर बेच रहे हैं, उसको पढ़ना कैसे चाहिए, रीड कैसे करना चाहिए? सर देखिए, म्यूचुअल फंड की सेलिंग या किसी देखिए, मैं एक आपको चीज बताता हूँ कि मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। टेक्निकल्स अपनी जगह ठीक है, वो मैंडेटरी है, होना चाहिए, लेकिन एक वॉच लिस्ट बनाने का प्रोसेस मेरा ये होता है कि मैं तीन चीज देखता हूँ, या तो एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई हो, या एमएफ ने होल्डिंग बढ़ाई हो, या प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई हो। क्योंकि तीनों के बेचने के कई कारण हो सकते हैं, खरीदने का सिर्फ एक ही कारण होगा कि स्टॉक को ऊपर जाना है। अगर स्टॉक को नीचे जाना है तो आप खरीदोगे क्यों? तो बेचने के कई कारण हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रिजल्ट खराब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। खरीदने का एक ही कारण होता है कि स्टॉक को ऊपर जाना है। तो मैं अपनी वॉच लिस्ट बनाता हूँ कि एफआईआई, म्यूचुअल फंड, मतलब किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशन या प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई हो तो मेरी वॉच लिस्ट में आता है, फिर मैं टेक्निकल से देखना स्टार्ट करता हूँ। और इसके उलट अगर सेलिंग आती है तो मैं उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट से धीरे धीरे बाहर निकालना स्टार्ट कर देता हूँ नेट बेसिस पे। मान लीजिए कि एफआईआई ने 0.5 घटाया है लेकिन म्यूचुअल फंड ने 1% बढ़ाया है, तो नेट पे बढ़ाई है तो मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा। नेट पे अगर सेलिंग है मेरी वॉच लिस्ट से मैं बाहर कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ मुझसे ज्यादा समझदार इंस्टीट्यूशन है, अगर वो बेच रहे हैं तो मुझे उस स्टॉक में नहीं रहना है। तो आपने जो पूछा, एक लाइन का उसका जवाब ये है, मुझसे स्मार्ट आदमी अगर बेच रहा है तो मैं उस स्टॉक में खरीदी की कोई भी चेष्टा नहीं करूंगा। बल्कि अगर रैलीज पे सेल सेटअप मिलता है और वो एफएनडो में है तो मैं शॉर्ट की सलाह दे देता हूँ। तो इंडसइंड बैंक मेरी तरफ से वही, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 740 तक जा सकता है, वहां पे एग्जिट करना चाहिए, 551 आते हुए दिख रहा है। और मैं आपको बता दूं इंडसइंड बैंक क्यों इन्होंने फरवरी में सेल किया होगा। फरवरी में क्या हुआ था, मेजर सपोर्ट इसका 968 था, उसको तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं आया था लेकिन उसके नीचे ब्रेकडाउन आके स्ट्रक्चर खराब हो गया था और वीकली चार्ट पे क्लियरली पुल बैक में लोअर हाई था। तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि आपको माल बेच देना चाहिए। न्यूज बाद में आई, टेक्निकल पे पहले दिख गया था कि यहाँ पे सेल बन रहा है। ओके, ठीक है, ये तो बात होगी इंडसइंड बैंक की। लेकिन सर इसके अलावा भी हम देखें इस सूची में जो बड़े बड़े नाम है उसमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी करीब 1400 करोड़ रुपए की बिकवाली है।
करीब 1300 करोड़ का नंबर इंडिगो में है। आईटीसी होटल्स में माल बेचा गया 1054 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड्स की ओर से। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 742 करोड़ रुपए की यहाँ पे बिकवाली का नंबर है। ये नंबर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सर कि एफआईएस की जो उसको डीआईएस यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनियां हुई, जो म्यूचुअल फंड्स हुए, वही इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वही अगर ऐसे स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं तो फिर हमें इंडिकेशन क्या लेना चाहिए इसमें, जो हमारा सेवियर है या फिर जो हमें बचा रहा है एफआईएस की बिकवाली से, अगर वो ऐसे स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं, भले ही मुनाफा वसूली कर रहे हो, हमें इंडिकेशन क्या लेना चाहिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस से अगर हम स्टार्ट करें? सर देखिए, म्यूचुअल फंड का अगर आप पकड़ेंगे तो इतनी सेलिंग का मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता गिरे हुए मार्केट में। मैं उसका लॉजिक आपको बताता हूँ। बहुत लोग घबरा के अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम में, जैसे दुनिया खत्म हो रही है, लोग म्यूचुअल फंड विड्रॉ करके बैठ गए और उसके बाद फिर पछता रहे हैं। तो ये लास्ट लेग में जो घबराहट वाली सेलिंग, रिडेम्पशन प्रेशर आता है, उसमें बहुत हद तक सेलिंग हुई है। जैसे इंडिगो बढ़ा हुआ था तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, आईटीसी होटल डीमर्जर में मिला था और हाइस के पास था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट आपको याद होगा, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ऊपर है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो मैं इसको बहुत हद तक प्रॉफिट बुकिंग मान रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है। जैसे रिडेम्पशन प्रेशर हटेगा, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में वापस से बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस पूरी तरीके से साइडवेज है। आप देखिए इसी पीरियड में ओला गिरता गया क्योंकि खराब फंडामेंटल्स से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो साइडवेज चला गया। तो जैसे ये सेलिंग एब्जॉर्ब होगी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में वापस से तेजी 130-135 तक लौट आएगी। सर होटल्स की बात हुई थी, मुझे याद है एक बार आपसे आईटीसी होटल्स मैंने आपसे तब भी पूछा था। अभी भी आप देखिए तो 180 से 155 एक छोटी सी रेंज है जिसके बीच में पूरा इसमें कारोबार अभी तक हुआ है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है। उस समय आपने एक स्टॉक का नाम लिया था कोई कि बहुत सस्ता शेयर है, उसमें एक्शन भी अगले दिन बनता हुआ देखा था हमारी, शायद आपने मेरे से बताया भी था, वो शेयर मैं भूल गया। आपने कहा था वो सबसे सस्ता शेयर है। तो आईटीसी होटल्स में अभी क्या करना है और पूरे होटल एज अ पैक को लेकर क्या व्यू है? लास्ट जो हमने डिस्कस किया था सर, वो था जुनिपर होटल, जहां पे 1.9 मिलियन 567% वॉल्यूम राइज था 21 फरवरी को अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज। वहां पे 250 से लेके स्टॉक में 290 तक की रैली आराम से कर ली थी। 50 डे मूविंग एवरेज पे आके अटका, साइडवेज हुआ और वापस से रैली डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे अभी भी जुनिपर होटल पसंद है। करीब 300-310 तक के टारगेट आ सकते हैं। आईटीसी होटल मेरा सेकंड बेस्ट पिक है, लेकिन आईटीसी होटल में चूंकि लिस्टिंग हुई है, आईपीओ बेस अभी बन रहा है, 180 रुपए के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट सस्टेन हो जाएगा, मतलब फील्ड ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी तो हर स्टॉक में, जब ब्रेकआउट कंफर्म और सस्टेन हो जाएगा 180 के ऊपर, तब मैं आईटीसी होटल में बाई करना पसंद करूंगा। मेरा टारगेट करीब 225 और 240 का रहेगा। 225 से 240 का टारगेट, 180 तो इसका 52 वीक हाई मतलब अब तक का हाई लेवल है, तो वो लेवल पार होना, एक ब्रेकआउट होने का वेट करें तो आप खरीदें। 225-240 तक के जो जोन्स है वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सर जब भी स्पाइसजेट की बात होती है ना तो ज्यादातर एनालिस्ट यही कहते हैं कि स्पाइसजेट नहीं, इंडिगो आप खरीदिए। इंडिगो में म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं तो फिर इंडिगो में क्या करना चाहिए? सर इंडिगो मेरे को चार्ट पे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। हालांकि टेक्निकली एक अगर वीकली चार्ट पे देखें तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है 4550 पे, जिसका टारगेट 5200 रुपए करीब बनता है। बट ब्रेकआउट के बाद जिस आपका फॉलो थ्रू मूव है, ये मेरे को थोड़ा सा डरा रहा है कि कहीं ये फेल्ड ब्रेकआउट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आपके पास है तो आपका स्टॉप लॉस करीब 4600 रुपए बनता है, जो 150 रुपए नीचे है। अगर है तो 4600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर नहीं है तो अवॉइड कर दीजिए। अच्छा सर, मेरे पास लिस्ट में स्टॉक्स और भी है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, लेकिन मैं ये मोमेंट नहीं खोना चाहता। 22691 का लेवल निफ्टी पर आ गया सर, 183 पॉइंट ऊपर है। 22680 का लेवल जो आपने बोला था वो पार हो गया, कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए अभी? नहीं सर, अभी मतलब कंटिन्यूअस अपमूव में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी। मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, क्योंकि कभी टारगेट अचीव होने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। 10 में से 7 बार ऐसे ट्रेड फेल ही हो जाते हैं, तो वो 3 बार पकड़ना मुश्किल होता है, मैं अवॉइड कर देता हूँ। अब इस लेवल पे अगर कंसोलिडेशन हो जाती है आधे दिन, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यहाँ पे मार्केट केवल पॉज लिया है और वापस से ऊपर जा रहा है।
चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ हैं, अगर कोई ट्रेड इनिशिएट करने लायक सिचुएशन बनेगी तो आप प्लीज़ हाइलाइट करिएगा। इस बीच हॉट स्टॉक्स पे अगर वापस लौटें, तो सर ये तो कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताए जहाँ पे क्वांटम वाइज़ बहुत बड़ी-बड़ी बिकवाली हुई है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से भी देखें तो बहुत बड़ा क्वांटम है जो कि म्यूचुअल फंड्स की ओर से फरवरी में बेचा गया है। उसमें 5-6 नाम हैं सर, वैसे तो लिस्ट काफ़ी लंबी थी। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि ज़्यादा ट्रेडर्स के रडार पर रहते हैं या फिर जिनमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, वो स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें पीएनबी पहला नाम है, 15 लाख शेयर बेचे गए हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर से फरवरी महीने में, 236 लाख शेयर आईओसी के। ओला इलेक्ट्रिक ऑब्वियस नाम है, 208 लाख शेयर इसके भी बेचे गए हैं। हुडको में 106 लाख शेयर हैं, 131 लाख शेयर मन्नापुरम फाइनेंस के भी हैं और कैनफिन होम्स यहाँ पे भी 41 लाख शेयरों की बिकवाली होती हुई दिखी है। तो इनमें से कोई ऐसा नाम जो कि आपके रडार पर है या फिर जहाँ पे बिकवाली थोड़ी-सी सरप्राइजिंग आपको लग रही हो? नहीं सर, ये सारे स्टॉक्स ऑलरेडी वीकर नोट पे। हुड को आपको याद होगा हम सेल बोलते आ रहे हैं, कैनफिन होम हम सेल बोलते आ रहे हैं, पीएनबी का पिछले जब बजट आया था जुलाई वाला, तब से हम सेल बोलते आ रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक्स में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से सेलिंग कंटिन्यू रहेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सेलिंग की वजह से ही नेगेटिव स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट भी हुआ था। हुँ। चलिए ठीक है। इसमें ना सर मन्नापुरम फाइनेंस थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग नाम है क्योंकि कल मुथूट फाइनेंस को लेकर खबर आई थी कि इनके जो एयूएम्स हैं वो 1 लाख करोड़ के पार पहुँच गए। कल स्टॉक का पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा भी था। आज भी हम देख रहे हैं कि करीब 1/4% के आसपास की बढ़त ही है, करीब ₹2300 के आसपास का लेवल इसमें आज हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अपना जो 52 वीक हाई है, इसका ऑल टाइम हाई है 2334 का, उसके बेहद करीब पहुँच गया था। आज 2328 का हाई इसने लगाया, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आता हुआ दिखा है। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे गोल्ड लोन फाइनेंसिंग को लेकर हम देख रहे हैं कि रुझान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी मजबूत है। इसका जो पीयर है उसके तो एक माइलस्टोन भी पार किया उन्होंने। तो मन्नापुरम फाइनेंस में जो बिकवाली हुई है 131 लाख शेयरों की, सरप्राइजिंग है या केवल मुनाफ़ा वसूली है कि शेयर बहुत चल गया था? अच्छा देखिए, मुथूट फाइनेंस में एक काइंड ऑफ फील्ड ब्रेकआउट टाइप बनाने की कोशिश हो रही है। मैं एविडेंस का वेट करूंगा, फिलहाल चार्ट बुलिश है, बट डाउट्स मेरे को रेज होने लगे हैं और अगर मुथूट फाइनेंस पिटना स्टार्ट हुआ तो फिर मन्नापुरम में भी पीछे पीछे सेलिंग आना स्टार्ट होगी। हालांकि स्ट्रक्चर दोनों चार्ट के बेहतरीन बने हुए हैं, बट समहाउ वॉल्यूम्स उतने कन्विंसिंग नहीं है। तो मैं वेट करूंगा अगले 1 से 1.5 हफ्ते। अगर ये ब्रेकआउट लेके सस्टेन कर गए तो मैं अपना व्यू चेंज करके बुलिश पे ले आऊंगा, मतलब आउटराइट बाई वाला बुलिश। फिलहाल मेरा व्यू बुलिश है, लेकिन मैं बहुत कॉशियसली बुलिश हूँ विद अ व्यू कि यहाँ पे दोनों स्टॉक्स में एक फील्ड ब्रेकआउट बन सकता है। तो मैं अभी आउटराइट बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आईओसी पे तो सर लगातार आप कहते रहे हैं ₹120 के नीचे इसमें खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन इन लेवल्स पे अगर म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, तो ये थोड़ा अलार्मिंग नहीं लग रहा है? इतनी पिटाई होने के बाद, हाई लेवल से इतने करेक्शन के बाद अगर बिकवाली हुई है तो? तो बेचने की कोई और वजह भी हो सकती है, बट मेरे को लग नहीं रहा कि यहाँ पे मे बी 3 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ थी और सितंबर में जो नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट किए थे इसकी वजह से कुछ कुछ सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। बट स्टॉक में बॉटम ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बॉटम लग चुका है। यहाँ से 50 डे मूविंग एवरेज 126-27 निकलता है तो 139-145 तक के टारगेट आ जाएंगे। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है तो मैं यहाँ से इंक्रीमेंटल सेलिंग तो नहीं देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के महीने में अपनी हिस्सेदारी कम की है या फिर अपने जो स्टेक है उसको ऑफलोड किया है। उन शेयरों में आपको क्या करना चाहिए, ये हमने आपको समझाने की, बताने की कोशिश करी और वहाँ पे किस तरह के ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हैं या कहाँ आपको दूर रहना है, ये इससे हमने आपको बताने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर समेटते हैं।